हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, आज हमारा जीव विज्ञान में जनन पाठ का यह अंतिम कक्षा है। मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले दिन मैं यह चैप्टर फिनिश कर दूंगा। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का जनसंख्या नियंत्रण, है ना। जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, जनसंख्या और नियंत्रण ये दोनों चीज़ है, ऐसा चीज़ है जिससे हर कोई वाकिफ है। हर कोई मतलब जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब सर्टिफिकेट पास कर लिए नहीं। पढ़े लिखे मतलब जो लोग ज्ञान अर्जित किए हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिसके पास शिक्षा है। सर्टिफिकेट हासिल कर लिए इसका मतलब कि पढ़े लिखे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में लोग सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रियल में क्या जो पढ़े हैं उनको अपनाए भी हैं, उनको जानते भी हैं कुछ कि क्या हम पढ़े? नहीं जानते। और यही कारण है कि जनसंख्या हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, बढ़ रही है तो प्रॉब्लम क्या है जनसंख्या बढ़ जाने से? अरे भाई, ये बताइए, आपके घर में 4 कमरे थे, ठीक है। रहने वाले कितने थे? 4 लोग थे। अगले साल क्या हो गया? रहने वाले 8 हो गए और 4 कमरों को घटा दिया मैंने, 2 कमरा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले 4 कमरे थे और 4 लोग थे। कैसे रहेंगे? अच्छे से रहेंगे, है ना। अब मैंने क्या किया? अगले साल जब 4 लोग से 8 लोग हो गए तो आपके घर में कमरों की संख्या जो 4 थी उसको और कम कर दिया, 2 कर दिया। अगले दिन क्या हुआ कि अगले साल 8 से हो गए 16, कमरों की संख्या हो गई 1। खुद सोचिए क्या हुआ। ऐसे में नहीं समझेंगे, 4 लोग 4 कमरे में रहते थे, यानी सबको 1-1 कमरा मिलता था। अब यहाँ पर एक लोग को कितना कमरा मिला? मान लीजिए कि 4 ही कमरा है, कमरा नहीं घटा, जमीन उतना ही का उतना ही है, संख्या क्या होगा लोगों का? बढ़ गया। तो एक कमरा में कितने लोग रहेंगे? आधा लोग, आधा आधा। एक कमरा में कितने लोग रहेंगे? 8 लोग हैं, 4 कमरा है। सॉरी, अगर 1/2 तो कमरा और इसका हो जाएगा, आधा जगह मिलेगा लोगों को। या एक कमरा में 2 लोग रहेंगे। देखिए 8/4 कर दिया हमने। 2 लोग रहेंगे। पहले कितने लोग रहते थे? 4 लोग थे और 4 कमरा था। एक, अब 8 लोग 4 ही कमरा। एक कमरे में लोगों की संख्या में निकाल रहा हूँ 2। अब अगले साल 16 लोग, कमरा कितना? 4 ही कमरा। एक कमरा में कितने लोग रहेंगे? अब 4 होके 16, 4 लोग। आप सोचिए कि अगर इसी तरह संख्या बढ़ते गई, 16 से अब लोग हो गए अगले साल 32 लोग, तो 32/4, 4 ही कमरा है जी, 8।
क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा समय आएगा कि रहने के लिए जगह नहीं रहेगा? अभी तो मैंने सिंपल लिया है, ये और भी कठिन हो जाएगा। यहाँ मैंने 4 लिखा है ना, अब 4 नहीं, जब 4 से 8 हो गए तो जब संख्या बढ़ा तो भोजन के लिए 2 कमरा को तुड़वा कर क्या कर लिए, खेत बना दिए। भोजन भी चाहिए ना, तो इस तरह से 4 जमीन कम हो गया। और लोग ज़्यादा आए तो 2 में से और 1 कर दिए, आधा कर दिए, और कम जमीन हो गया और कम, 2 से 1 हो गया, एक कमरे में 16 लोग। इस तरह से जमीन 1 का भी आधा हो गया, कितना हो जाएगा समझ रहे हैं? 64 लोग। ये जो बढ़ रहा है देखिए स्क्वायर में बढ़ता है, 1 4 4 चौके 16 चौके 16 4 गुना संख्या बढ़ रहा है 2 गुना, और ये बढ़ रहा है 4 गुना। आने वाली स्थिति में देखिए जमीन कम पड़ती जाएगी और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। भोजन कहाँ से आएगा? खेती करने के लिए जमीन नहीं रहेगा तो रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, ऐसी समस्या आएगी। तो लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष करेंगे, फिर से लड़ाई, फिर से जानवर लोग बन जाएंगे, मार काट, लोगों का घर छीनना, लोगों को ही खा जाना, जानवर को खा जाना, जंगल को काट देना। आज क्यों जंगल कट रहा है? जो खेत थे वो क्यों घर बन रहे हैं? जनसंख्या बढ़ रही है और हम गरीब होते जा रहे हैं। खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी, अन्न खरीदेंगे तो क्या होगा? हमारी आमदनी, बचत जो होगी बचत कम हो जाएगी, प्लस प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, बहुत कुछ हानि है। खेत को काट कर अब घर बना रहे हैं, अब कहाँ से खाएंगे? अन्न कहाँ से आएगा? समझिए। तो आने वाले समय में सोचिए कि ये जो जनसंख्या विस्फोट इसको कहते हैं, अचानक एक दिन ऐसा समय आएगा, इतना जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, हर तरफ आदमी आदमी नजर आएगा, पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे, और सब लोग एक दूसरे को अटैक करते हुए खाते हुए नजर आएंगे। ऐसी भयावह स्थिति से बचने के लिए हमें क्या जरूरत क्या है? बर्थ कंट्रोल या बर्थ रेट या कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को हमें कम करना पड़ेगा। तो अगर हम मेडिकल की बात करें तो किस प्रकार से जनसंख्या को हम कम कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आपके पुस्तक में दिया है परिवार नियोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग से क्या समझते हैं तो ये भी मैं चर्चा करूँ, है ना। इसको कहते हैं हम परिवार नियोजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन यानी गवर्नमेंट के द्वारा तो अब ऐसी सुविधा हो गई है कि हर स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क पति पत्नी यानी दंपति को परिवार नियोजन के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार आप बर्थ रेट को कम कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार एक ही बच्चा होगा, एक से अधिक नहीं होगा, या 2 होगा 2 से अधिक नहीं होगा। इसके लिए कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं, उनके साधन क्या हो सकते हैं, और वे सभी साधन सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं सरकार के द्वारा। तो हम उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। वो तरीका कौन कौन है? तो प्राकृतिक विधि है, यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि है, सर्जिकल विधि है। ये 4 विधि है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में सबसे पहले कौन है? एक तो हम बात करेंगे प्राकृतिक विधि,
जिसके द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, यांत्रिक विधि। और तीसरा जो विधि है रासायनिक विधि। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है सर्जिकल। इन सब पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम बुक पर नज़र डालें, है ना, कि आपके बुक में और क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कि मानव की असीमित जनन क्षमता के कारण पूरे विश्व में मानव जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मनुष्य एक ऐसी शक्ति है कि जब तक जिएगा तब तक उसके अंदर क्षमता होती है। दोनों में नहीं, नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री दोनों में तो नहीं। स्त्री में मैंने बताया था कि 45 से 50 वर्ष के बाद जो है पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी अंडोत्सर्ग नहीं होता है, अंडे नहीं बनते, जिसके कारण उनकी जन्म क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन पुरुष एक ऐसा पुरुष है कि वह 90 साल का अगर बूढ़ा भी है नर, तो उसके अंदर भी जन्म क्षमता हो सकती है। उसके अंदर स्पर्म यानी शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो असीमित जनसंख्या, अगर कोई चाहे तो 30-40 भी बच्चे पैदा कर सकता है ना। जन्म क्षमता असीमित होती है। और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए पहले के लोग, आपने सुना होगा कि फलाने के 50 या 100 बच्चे, ऐसे सुनने में आता था। बहुत सारे लोग असीमित जनसंख्या। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जंतु हैं जिनकी जनन क्षमता, जैसे हाथी हो गया या गाय में भी आप सब जानते होंगे कि पूरे उम्र में कितने बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जंतु जो मतलब असीमित जन क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है, किसी न किसी कारण उनमें जन क्षमता कमजोर पाई जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ विकास की गति अभी चल रही है, पूरी तरह से देश विकसित नहीं है, वहाँ जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर लिया है। और इसके पीछे कारण क्या है कि भारत विकसित नहीं है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और ऐसे भी तो हम जानते हैं कि हमारे शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या, मैंने पहले ही कहा था कि शिक्षित और अशिक्षित, है ना। तो अशिक्षा है जिसके कारण जो है भारत में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रहा है ना। तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से सिर्फ मानव द्वारा निर्मित संसाधन ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सीमित संसाधन भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। खत्म मतलब एक तो हवा पानी का भी आजकल मार्केट चल रहा है। जल पीने के लिए नहीं मिलता है, उसके लिए भी हम मार्केट कर बैठते हैं। हवा भी शुद्ध नहीं मिलता है, आप जान रहे हैं। सड़क शुद्ध नहीं मिलता है। शुद्ध मतलब समझ रहे हैं ना। अब दूध की बात हम नहीं कर रहे हैं। सड़क शुद्ध मतलब सड़क मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है सड़क हमें सही ढंग से? सरकार का पैसा रहेगा तब ना। पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा इसलिए मिल रहा है कि जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोगों की आमदनी उतनी नहीं है कि सब लोग टैक्स पेयर हो सकें। टैक्स पेड ही करते हैं। लोगों के अंदर क्रय शक्ति उतनी नहीं है कि अधिक से अधिक सामान खरीद सके और टैक्स भी दे सके। क्रय शक्ति भी कमजोर है। किसी न किसी तरह हमारी जो शिक्षा जो है अशिक्षा का है, तो ये हमारी जनसंख्या पर भारी पड़ जाती है। अतः एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। जनसंख्या को सीमित रखना बहुत अनिवार्य है, तभी हम सही तरीके से 1 या 2 बच्चे होंगे, पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए। हमारा समाज शिक्षित होगा तो देश डेवलप करेगा। अच्छा से बेटा कमाएगा, बेटी कमाएगी तो आमदनी बढ़ेगी। 4 पैदा कर दिए अशिक्षित, उनको हम सही ढंग से शिक्षा भी नहीं दिए, सही ढंग से खाना भी नहीं दिए, पोषण भी नहीं दिए, दिमाग भी उनका उस तरह से काम नहीं किया। चारों के चारों गरीब बच्चा पैदा करके हम क्या करेंगे भाई? एक ही करो जो धनी बन जाए, पढ़ लिख कर मजबूत बन जाए, जिससे कि हमारा देश उस बेटे पर गर्व करे, है ना। ये चीज़ होना चाहिए।
तो जनसंख्या की सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण है, यानी जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना को क्या कहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। अगर हम इसका अवलोकन समाज की इकाई परिवार के स्तर पर करें, यानी एक एक परिवार पर अगर हम ध्यान दें, हम स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेंगे कि एक पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न किए गए संतानों के उचित लालन पालन, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध, उनकी आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए यह जरूरी है कि उस परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित हो, कम बच्चे रहेंगे, कम लोग परिवार में रहेंगे, तो उनको शिक्षा हम आसानी से दे सकते हैं, उनका लालन पालन बढ़िया से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए सरकार की जो योजना है उसकी आवश्यकता होती है, और उस सरकार की योजना का नाम दिया गया है परिवार नियोजन, जिसको मैंने कहा फैमिली प्लानिंग। अतः जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से ही संभव है। अगर परिवार नियोजन नहीं होगा, लोग नहीं जाएंगे अस्पताल में, सही उनको परामर्श अगर नहीं मिलेगा, तो परिवार नियोजन नहीं हो पाएगा। परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय हैं, परंतु हर तरीके के उद्देश्य क्या है? अंडाणु निषेचन को नियंत्रित करना। हम जानते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब होता है महिला के प्रजनन तंत्र में, जैसे हमने बताया था कि अंडाशय होता है और यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब होता है, ऐसे हम जानते हैं। ये फॉलोपियन ट्यूब होता है, ये त्रिकोणा संक्रा मार्ग होता है, और यहीं पर अंडोत्सर्ग होता है, हम जानते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद ये अंडाणु जो है स्पर्म के साथ निषेचन न कर सके, निषेचित न हो सके। निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। कोई भी क्रिया मतलब हम अपना ले, चाहे मैंने बहुत सारे क्रिया लिखे हैं, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि, इसका सबका एक ही उद्देश्य है कि ऐसा तरीका अपना लेना कि अंडाणु जो है स्पर्म से मिल न सके, यानी निषेचन न हो सके। ये निषेचन हो जाएगा तो समझिए तो बच्चा हो जाएगा। तो निषेचन कैसे नहीं होगा, इसको कैसे बचा सकते हैं, है ना? तो यही जानना है हमें। तो जनसंख्या नियंत्रण के अधिकांश साधनों से कोई खतरा नहीं होता, और पति पत्नी इच्छित संख्या में तथा इच्छित समय पर संतान उत्पत्ति करने में सफल भी हो सकते हैं। संतान उत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से की जा सकती है। सबसे पहले प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि को हम लोग कहते हैं नेचुरल मेथड। यह नेचुरल मेथड क्या है? प्राकृतिक विधि का मतलब यह होता है कि इसमें हम बाहरी किसी भी चीज़ का, ना किसी केमिकल, ना किसी दवाई, ना किसी कैंची, छुरी, है ना, या कोई औजार का हमने प्रयोग नहीं किया। बस ध्यान क्या रखना है कि जब पति पत्नी एक साथ होते हैं, सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, मैथुन करते हैं, तो उस समय ध्यान रखना होगा कि जब मासिक स्राव प्रारंभ होता है, पीरियड्स आना स्टार्ट होता है 1 तारीख से, ये पहला दिन से 14वां दिन गिन लीजिए। 14वां दिन के 2 दिन पहले और 14वां दिन के 2 दिन बाद, यानी 10 से 16 दिन की अगर बात करें, 10 से या 12 से 16 दिन। हालांकि ये जो 10 से 17वां दिन जो होता है वही रिस्क पीरियड होता है। इस दौरान सेक्स नहीं होना चाहिए, इस दौरान मैथुन की क्रिया नहीं होना चाहिए, है ना, 12 से 16 दिन तक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है निषेचन की क्रिया, जब मैं निषेचन पढ़ा रहा था तो यहीं पर फॉलोपियन ट्यूब में वो अंडाणु जो है 10 से लेकर 17 दिन तक रहता है, वेट करता है स्पर्म का। अगर 10 से 17 दिन के बीच में अगर सेक्स होता है, स्पर्म आकर मिल जाता है ना, स्पर्म आकर अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। और 10 से 17 दिन के बाद अगर 10 दिन के पहले सेक्स हो या 17वां दिन के बाद अगर, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी यानी अंडाणु निषेचन नहीं करेगा तो बच्चा नहीं बनेगा। तो ये प्राकृतिक विधि है ना, प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा जो हमने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और निषेचन नहीं हुआ, बच गया। अब बात करते हैं यांत्रिक विधियाँ की। प्राकृतिक विधि समझ में, यांत्रिक विधि जिसको हम लोग मैकेनिकल मेथड कहते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे आप समझ रहे हैं? हम किसी चीज़ का उपयोग करेंगे।
जैसे देखिए आजकल तो अब मॉडर्न ऐसा मतलब इम्प्रूव हो गया है हमारा साइंस कि स्त्री के लिए भी यांत्रिक विधि ही है। पुरुष के लिए हम जानते हैं कंडोम होता है, एक प्लास्टिक की थैली होती है जिसके अंदर लिंग के ऊपर अगर लगा दिया जाता है तो स्पर्म जो है उसी कंडोम के अंदर रह जाता है, वह मादा की योनि में नहीं जा पाता है सिस्टिक के ऊपर लगा देने से। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा है। एक तो स्पर्म जो है लिंग पर लगा दिया तो स्पर्म जो है योनि में नहीं जाएगा, और दूसरा चीज़ कि अगर एड्स जैसी या कोई बीमारी है ना, तो मतलब किसी कोई भी कुछ भी करने पर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इसका सीमेन या उसका मतलब जो कुछ भी है और इसका कुछ का उस मेल और फीमेल की कुछ का एक दूसरे से टच में नहीं होंगे, जिसके कारण रोगों से भी बचा जा सकता है। जानते हैं एड्स से बचना कितना जरूरी है। एड्स से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कंडोम का प्रयोग करना। स्त्रियों के लिए डायफ्राम, कॉपर टी, लूप ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जाते हैं, है ना। कॉपर टी की बात करें या लूप की बात करें तो ये क्या किया जाता है कि इसमें जो फॉलोपियन ट्यूब होता है इसको रबर जैसा बांध दिया जाता है, या कॉपर टी एक होता है जो यहाँ पर योनि में गर्भ में इसको डाल दिया जाता है। और डालने से क्या होता है कि इसका जो योनि जो होता है वह योनि का वातावरण अब बदल जाता है, जिसके कारण स्पर्म तो आता है लेकिन स्पर्म और ये दोनों जो है मतलब डीनेचर कर जाते हैं। उसमें ऐसी टी कॉपर में उतना क्षमता होता है कि स्पर्म को क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा, है ना। या धातु के साथ अगर मिलता है, धातु पर गिरता है तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कॉपर टी का ये फायदा है, हल्का सा लूप होता है, लूप भी लगा दिया जाता है, थोड़ा सा कांटेदार होता है ना। डायफ्राम को देखिए दिया हुआ है कि स्त्री की योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा या सर्विस में बैठा दिया जाता है, उसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ग्रीवा या सर्विस में लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वीर्य फॉलोपियन नलिका में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। डायफ्राम एक मतलब यहाँ बांध दिया जाएगा, रबर से घेर दिया जाएगा डायफ्राम के द्वारा, और बांध कर क्या किया जाएगा, स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं। एक ये तरीका हो गया। इससे वीर्य फॉलोपियन नहीं है। कॉपर टी तथा लूप धातु या प्लास्टिक के बने होते हैं, मैंने भी बताया। इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है जिससे गर्भाशय की दीवार से बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस निकलने लगता है, और इतना म्यूकस निकलेगा इसके कारण गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाएगा। भ्रूण म्यूकस इतना निकलेगा कि भ्रूण मतलब आदि आरोपित नहीं होगा, यानी गर्भ नहीं ठहरेगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया रासायनिक विधि। रसायन से आप समझते हैं, रसायन मतलब केमिकल, केमिकल मतलब दवाई, दवाई मतलब आप समझते हैं टैबलेट, गोली। रासायनिक विधि में क्या किया गया मैंने बताया, डायफ्राम, सॉरी यांत्रिक विधि में डायफ्राम का प्रयोग, कॉपर टी, और तीसरा हमने क्या कहा, लूप। प्राकृतिक विधि में याद रखिए 10 से 17 दिन रिस्क पीरियड होता है, इस दौरान सेक्स नहीं करना है। रासायनिक विधि में हम क्या जानेंगे, टैबलेट जिसको पिल्स कहा जाता है, इंजेक्शंस, है ना। ये सब रासायनिक विधि है, इनके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ हार्मोन्स की हम गोलियां लेते हैं, हम नहीं मतलब स्त्री ये गोली लेते हैं। गोली लेने से क्या होता है कि जो शुक्राणु है ये शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, है ना, निषेचन नहीं हो पाता है बढ़िया से। देखिए ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक गोली इसको कहा जाता है, गर्भ निरोधक गोली कहा जाता है। साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम भी एक आ गया है, स्त्री की योनि में अगर लगा दिया जाता है तो जब भी शुक्राणु सेक्स के दौरान आते हैं उस क्रीम के द्वारा शुक्राणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तो क्रीम भी आ गया एक चीज, है ना। और दूसरा चीज की अगर बात करूं, कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजेन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो गर्भ निरोधक गोली के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। आपने अप्सरा या
अप्सरा के साथ साथ माला डी, ये सब गर्भनिरोधक गोलियाँ हैं जो स्त्रियाँ सेवन करती हैं। प्रतिदिन एक खाया जाता है, जिसके कारण जो है स्त्रियाँ जब इनका सेवन करती है तो सामान्य मासिक चक्र जो होता है वह बाधित हो जाता है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। इतना हार्मोन दे देंगे कि जो अंडाशय से अंडा जो बनता है वह फॉलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा। और सबसे सुरक्षित यह दवाई होता है जी, है ना। यह जनसंख्या नियंत्रण का सबसे, जब तक मतलब नहीं चाहते हैं बच्चा, तब तक ये स्त्री जो है इस कॉपर माला डी अप्सरा का एक एक गोली प्रतिदिन सेवन कर सकती है ना। और जब बच्चा चाहने लगेगी तो सेवन बंद कर दीजिए, फिर आपका प्रजनन तंत्र तैयार हो गया। तो इसका मतलब प्रयोग ये सुरक्षित है और प्रभावी भी होता है ना। दूसरा में कुछ कुछ रिस्क होता है ना, जैसे ये कॉपर टी वगैरह हो गया या ये हो गया। रासायनिक विधि में मैं एक और बता दूं, इसमें इंजेक्शंस भी आजकल आते हैं 3 महीना 6 महीना, है ना, जिसमें पीरियड जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण जो है निषेचन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में देखिए क्या होता है, इसको नसबंदी कहा जाता है। पुरुष नसबंदी, पुरुष का अगर किया जाएगा तो स्त्री का किया जाएगा तो स्त्री नसबंदी। और पुरुष नसबंदी में क्या किया जाएगा तो पुरुष मतलब सर्जिकल मतलब ऑपरेशन करके क्या किया जाएगा कि जैसे शुक्र वाहिका हमने बताया था, पुरुष की अगर बात करें तो ये इसमें से निकलता है नली, हमने बताया था ये वृषण है ना, और वृषण से निकलता है और यहाँ यूरिनरी थैली और यहाँ से लूप बनाकर हमने बताया था, और इधर से ये निकल कर ऐसे आता है नली। तो ये जो शुक्र नलिका है, इसी शुक्र नलिका को हम क्या कर देंगे, कैंची से ऑपरेशन करके और काट देंगे या धागा से बांध देंगे, या काट कर अलग अलग कर दी, इसको भी धागा से बांध दी, इसको भी धागा से बांध दी। और इसमें से वृषण में से तो बनेगा, क्या बनेगा, शुक्राणु, लेकिन शुक्राणु जो है आ नहीं पाएगा, शुक्राणु नहीं आ पाएगा शुक्राशय में और स्खलित नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है ना। शुक्र वाहिका को काट दिया जाएगा, योनि में नहीं आ पाएगा। स्त्री में होने वाली इसी प्रकार सल क्रिया को स्त्री नसबंदी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, हमने बताया था अभी, फॉलोपियन नलिका को क्या करें, धागे से बांध दिया जाएगा। धागे से बांध देने से जो अंडोत्सर्ग होगा, लेकिन यहाँ गर्भाशय में नहीं आएगा, वहीं का वहीं नष्ट हो जाएगा, है ना। तो फॉलोपियन नलिका में सीधे गर्भाशय क्यों नहीं जा पाते, सल क्रिया के दौरान गर्भाशय में पल रहे भ्रूण या उसके विकास की एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर भी निकाल दिया जाता है ना। इस गर्भ का चिकित्सीय समापन ये MTBB कहा जाता है। ये क्या है, गर्भाशय में पल रहा शिशु, जिसको हम लोग गर्भपात करते हैं या बच्चे गिराना कहते हैं, इसी को MTP कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन। यह बहुत खतरनाक होता है जी, नहीं कराना चाहिए किसी को भी, लेकिन और सरकार के द्वारा इस कानूनी मतलब इजाज़त भी नहीं है। लेकिन रेयर केस में, रेप वगैरह केस में या मतलब बच्चा विकलांग वगैरह हो, इस केस में है ना MTP कराया जाता है। लेकिन अभी हमारे विकसित देशों में या हमारे यहाँ भी ये कराने का मतलब MTP कराने का नहीं है, नहीं इजाज़त नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा का मतलब क्या कि अधिकांशतः लड़की का ही MTP करा देते हैं, गर्भ जांच करवा कर और लड़की को मार देते हैं, जिसके कारण जो है मेल फीमेल का रेशियो जो होना चाहिए हमारे समाज में वो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए यह कानूनी जो है अपराध है। सामाजिक जागरूकता की बात करें तो हम जान गए कि शिक्षित होना लोगों को ज़रूरी है। हमारे आसपास में लोगों को क्या करना चाहिए, हमें शिक्षित करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव आप जान रहे हैं कि क्या पड़ेगा, अभी मैंने सब शुरू में वहीं से किया था। इसके नियंत्रण के लिए साधनों का उपयोग कर हमें क्या करना चाहिए, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, दूरदर्शन के द्वारा आप देखिए, दूरदर्शन पर खूब प्रचार किया जाता है, पोस्टर के द्वारा, और बहुत सारे साधन जैसे पेंटिंग के द्वारा, लेख प्रतियोगिता के द्वारा, बहुत सारे ऐसा मतलब लोगों को समाज में जागरूकता लाया जा सकता है, सेमिनार लाया जा सकता है, रैली वगैरह निकाला जा सकता है
है ना। इसे लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि हमें अधिक बच्चे उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इससे हमारे परिवार पर बोझ पड़ता है ना। सो सामाजिक जागरूकता हमारे हाथ में है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। समाज जागरूक होगा, हम जागरूक होंगे, है ना, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर करके और फिर परसों से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। सो आज के लिए थैंक्स। मैंने ख़त्म किया। क्लास कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।